सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। यहाँ पे दोस्तों हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पूरा राजन सीरीज में आपको सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ। अब इसमें देखिए, पिछले क्लासेस में मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 67 तक सॉल्व करा दिया था। अब यहाँ से आपके थ्योरी वाले प्रश्न शुरू होते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 69 से हम लोग देखिए पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, थ्योरी वाला है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। अब अगला प्रश्न है 69, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। अब इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करेंगे, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ विषय के देख सकते हैं और इसी प्रकार सभी विषयों का लिंक दिया है, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, क्रम विनिमय नियम क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। क्रम विनिमय नियम, क्रम का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जो संख्या आती है क्रम, आपको पता है क्रम से खड़े हो जाओ, जैसे स्कूल में आपने सुना होगा, तो एक क्रम से एक लाइन में, इस तरीके से क्रम, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो ये एक क्रम हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से क्रम विनिमय नियम है, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि दो धन पूर्णांक 4 और 3 जोड़ना हो तो स्पष्ट है कि 4 में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होता है जो 3 में 4 जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कि 4 में 3 को जोड़िए या फिर 3 में 4 को जोड़िए, दोनों ही जो रिजल्ट मिलेगा आपको 7 मिलेगा। इसी तरीके से 2 7 में जोड़िए या 7 को 2 में जोड़िए, सेम आपको उत्तर 9 मिलेगा। अतः स्पष्ट है कि यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाए तो योगफल में अंतर नहीं आता। इस प्रकार यदि a और b कोई दो धन पूर्णांक हो तो a धन b बराबर b धन 1 होता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि यदि दो संख्याएं हैं तो उनको किसी भी क्रम में जोड़िए, जो योगफल होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है, योगफल वही आता है, तो इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक। ये आप पहले से जान रहे हैं। और जो चित्र द्वारा प्रदर्शित करने को कहा है वह देखिए, आप 2 धन 5 करेंगे तो शून्य से आप 2 पे आएंगे क्योंकि 2 है पहले, फिर धन करेंगे और उसके बाद 2 से फिर 5 आगे बढ़ेंगे तो आप 7 पे पहुंचेंगे। ये 7 उत्तर मिल गया। अब इसी को अगर 5 धन 2 आप करते हैं तो पहले 5 तक जाएंगे, फिर 2 धन 2 होगा तो 2 बार और आगे बढ़ेंगे तो फिर भी आप 7 पे ही पहुंचेंगे। तो ये नंबर संख्या रेखा द्वारा आप यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 70, साहचर्य के नियम को समझाइए। तो साहचर्य का नियम, साहचर्य मतलब कि साथ साथ रखना। अब देखिए इसका मतलब कैसे आप समझेंगे, यदि 3 धन पूर्णांक जैसे 4 8 3 को जोड़ना हो तो 4 और 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 4 और 8 के योग में जोड़ने से प्राप्त होता। अब जैसे 3 संख्याओं को जोड़ना है तो चाहे पहले आप 4 और 8 को जोड़ लीजिए तब 3 जोड़िए, या फिर पहले आप 8 और 3 को जोड़ लीजिए तब उसमें 4 को जोड़िए। दोनों तरीके से आप करेंगे तो देखिए आपको उत्तर क्या मिलेगा, आपको उत्तर 15 ही मिलेगा, ठीक है। 4 और 8 को पहले जोड़ेंगे तो 12 और 12 धन 3 15 हो जाएगा, और 4 और इधर 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 4 और धन 11 ये भी 15 आएगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है साहचर्य नियम, ठीक है। तो क्योंकि अंतिम परिणाम समान है अतः हम कह सकते हैं कि चाहे ये 4 धन 8 एक ब्रैकेट में धन 3 बराबर होगा 4 धन ब्रैकेट में 8 धन 3। अतः ए बी सी अगर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, अगर ए बी सी तीनों प्राकृतिक संख्या हैं तो ए धन ब्रैकेट में बी धन सी बराबर होगा ब्रैकेट में ए धन बी धन सी, ठीक है। ये समझ गए आप, ये हो गया साहचर्य नियम, ठीक है। तो पहले किसी को साथ में जोड़िए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पहले साथ में जोड़िए या बाद में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 71, योगात्मक तत्समक तथा योगात्मक प्रतिलोम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए योग जहां पे शब्द आ रहा है वहां पे आप
क्या समझ जाएंगे, धन जोड़ होगा, और योगात्मक तत्समक मतलब योग का तत्समक। तत्समक मतलब हो गया कि ऐसा कोई चीज जिससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब ये तत्समक का मतलब होता है कि वह चीज जिससे कोई फर्क ना पड़े और योगात्मक लग गया, तो योगात्मक तत्समक वह होगा जिसे जोड़ने पर दी गई संख्या में कोई फर्क ना पड़े। तो जैसे कि हम जानते हैं 7 में अगर शून्य जोड़ दिया जाए तो 7 मिलेगा, और ऋण 23 में शून्य जोड़ दिया जाए तो ऋण 23 ही मिलेगा। अतः किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या होती है। अतः किसी पूर्णांक a के लिए a धन शून्य बराबर a होगा। मतलब अगर कोई पूर्णांक a है तो उसमें शून्य जोड़ दिया जाए तब भी a मिलेगा, इसीलिए शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। अब आप कोई ऐसी संख्या अपने मन में सोचिए जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दें और उसके मान में परिवर्तन ना हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है? ऐसी होती है शून्य। तो इसीलिए योग का तत्समक अवयव जो होता है वह शून्य होता है। ठीक, हमेशा शून्य होगा, कभी भी योगात्मक तत्समक शब्द आ गया तो इसका मतलब होगा शून्य, जीरो। ठीक, अब इसके बाद देखिए योगात्मक तत्समक आप समझ गए। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है यह आपको समझना है। तो योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक मतलब योग से जुड़ा, धन जोड़ से जुड़ी हुई चीज। योगात्मक मतलब हो गया जोड़, समझ लीजिए। और प्रतिलोम का मतलब हो गया कि उल्टा। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो किसी पूर्णांक a के लिए ऐसा दूसरा पूर्णांक ऋण a ढूंढा जा सकता है जिससे a और धन ऋण a बराबर 0 हो जाए। अब किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होगी? वह संख्या होगी जिसमें उस संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, दी गई संख्या में अगर योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ दिया जाए तो मान शून्य हो जाए। ठीक है, तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो तो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दो संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं तो मान अगर शून्य हो रहा है, अगर शून्य हो रहा है तो हम एक को दूसरे का योगात्मक या योज्य प्रतिलोम कहेंगे, या एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं, योग का प्रतिलोम जिसे बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब जैसे 5 और धन ऋण 5 है तो बराबर क्या हो जाएगा? शून्य के हो जाएगा। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? ऋण 5, और ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे। इस प्रकार a एक पूर्णांक है तब a और ऋण a एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझ लिया कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, मतलब कोई दूसरा नहीं होता, एक ही होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब योगात्मक तत्समक आप समझ गए, हमेशा शून्य होगा, 0 होगा, और योगात्मक प्रतिलोम कोई संख्या अगर a दिया है तो ऋण a उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, मतलब कि ऐसी संख्या किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगा जिसको उसमें जोड़ दिया जाए तो दोनों का मान शून्य हो जाए। ठीक है, चाहे वह कोई भिन्न संख्या हो तो भी यही होगा कि ऐसी भिन्न संख्या जिसको इसमें जोड़ दिया जाए तो जो योग हो वह शून्य हो जाए। जैसे कि अगर 2/3 दिया है तो 2/3 में हम क्या जोड़ दें कि इसका मान जो हो जाए वह शून्य हो जाए, तो ऋण 2/3। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 2/3 का कितना हो जाएगा? ऋण 2/3। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, 3 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 3 है, तो 3 और ऋण 3 मिलकर कितना हो जाते हैं? शून्य। और ऋण 17 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 17, क्योंकि ऋण 17 और 17 जोड़ के शून्य हो जाते हैं। तब किसी पूर्णांक का चिन्ह बदलने पर उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 5 जैसे हमने लिया था, उसका चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए तो आप उसके योज्य प्रतिलोम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके 7 ले लीजिए तो 7 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -7, और -7 का पूछेंगे तो 7 हो जाएगा।
अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 72 है, गुणात्मक तत्समक तथा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब जैसे आपने धनात्मक तत्समक पढ़ा शून्य होता है और योगात्मक प्रतिलोम आपने पढ़ा कि योगात्मक प्रतिलोम कोई संख्या a है तो उसका ऋण a होता है। इसी तरीके से अब गुणात्मक तत्समक क्या होगा और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप एक बार खुद से सोचिए इसको। तो वहां पे योगात्मक तत्समक क्या हुआ था, जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दें उसका मान जो हो जाए परिवर्तित ना हो। तो वही चीज यहां भी रखना है कि हमारी संख्या का मान परिवर्तित ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम किसी संख्या का गुणा कर दें उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुणा समझिए दिमाग में, और गुणात्मक तत्समक की बात हो रही, सॉरी। तो गुणा समझना है आपको, और तत्समक मतलब कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो उस संख्या के मान में परिवर्तन ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो किसी भी पूर्णांक में 1 का गुणा करने पे पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कोई अगर पूर्णांक a है तो a में अगर 1 का गुणा कर देते हैं तो उसका मान a ही रहता है। ठीक है, तो अतः पूर्णांकों में 1 गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। तो इस तरीके से गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक ऐसी संख्या है जिसका हम गुणा किसी भी संख्या में कर दे तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, या गुणात्मक तत्समक अवयव जिसे कहते हैं हम, वह क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद देखिए, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब कोई भी संख्या हो, जैसे वहां पे आपने पढ़ा योज्य प्रतिलोम, वैसे यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम होता है अगर दो संख्याओं का गुणा जो हो जाए वह 1 के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इस तरीके से जैसे वहां पे क्या हो रहा था, ऋण 5 और 5 मिलके शून्य हो जा रहे थे, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे अगर 5 है और 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जो 5 में गुणा करने पे मान जो हो जाए वह 1 हो जाए। तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 1/5, यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/5, और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5। ठीक है, तो इस तरीके से यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे ऋण 5 का गुणा अगर किया जाए 1/5 में तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ऋण 5 और 1/5 एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। और इसी तरीके से ऋण 5/8 और 8/5 ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि गुणा करने पे आप देखेंगे ऋण 5 से ऋण 5 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, बचेगा क्या, 1/1 यानी कि 1। तो जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वह संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होंगी। ठीक है, तो अगर कोई संख्या a है, ठीक है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 73 है, ऋण 2/3 और 3/4 को जोड़िए। तो ऋण 2/3 और 3/4 को जोड़ना है तो बीच में धन का चिन्ह लगा दिया। अब हर बराबर कर लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 3 चौक 4 बार 4 गुना बढ़ रहा है तो ऋण 2 में गुणा हो जाएगा 4 का, फिर धन 3 में गुणा हो जाएगा 3 का, क्योंकि 3 गुना जो है हर बढ़ गया। अब ये हो जाएगा ऋण 8 धन 9/12 और ऋण 8 धन 9 क्या हो जाएगा, 1/12। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न संख्या 74 है, 3 परिमेय संख्याएं ऋण 5/9, ऋण 7/9 और 11/18 को जोड़िए। तो देखिए आसान सा भिन्नों का जोड़ है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए 9, 12 और 18 का हम लेंगे तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 और 36 सबसे कट जाएगा तो 36 आ जाएगा एलसीएम, और 36 एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे हम। तो अब
9 चौक 36 होता है, तो ऋण 5 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 20। और जोड़ना है तो देखिए धन का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये ऋण 7 में अब गुणा होगा 12 या 36, तो ऋण 7 और गुणे 3 हो जाएगा। फिर धन 11 दूनी होगा, 11 में 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ऋण 20 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और ऋण 21 होगा ये, और ये धन 22 और बटे में 36 है। अब इसके बाद जोड़िए तो ऋण 21 और धन 22 देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे धन 1 बचेगा और धन 1 ऋण 20 में, तो ऋण 19 बटे 36 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ऋण 19 बटे 36। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, ऋण 3 बटे 2 गुणे 4 बटे 5 धन, फिर ब्रैकेट में 9 बटे 5 गुणे ऋण 10 बटे 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ऋण है ब्रैकेट में 1 बटे 2 गुणे 3 बटे 4 को हल कीजिए। तो यहाँ अब देखिए ब्रैकेट 3 ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बीच में धन और ऋण का चिन्ह दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं उनका देखिए उनमें गुणा हो रहा है, तो इनको पहले ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए और ब्रैकेट्स को खोल लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऋण 3 बटे 2 गुणे 4 बटे 5 है, तो देखिए ऋण 3 का गुणा होगा, अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, हर का गुणा हर में हो जाएगा, सीधे सीधे इस प्रकार गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 12 बटे 10 ये ब्रैकेट में आ गया। फिर धन 9 का गुणा करेंगे ऋण 10 में, तो हो जाएगा ऋण 90 बटे 15 और फिर ये देखिए ऋण है गुणा कर लीजिए 3 बटे 8 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद खोल दीजिए ब्रैकेट्स को, तो ऋण 12 बटे 10 और धन का गुणा ऋण में होगा, तो ऋण हो जाएगा ऋण 90 बटे 15 और देखिए ऋण 3 बटे 8 ये वैल्यूज मिल गई। अब इसको अगर चाहें तो हम सरल कर सकते हैं, देखिए ऋण 12 बटे 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो हो जाएगा ऋण 6 बटे 5 और इसको 15 से पूरा 90 कट जाएगा 6 बार में, तो ऋण 6 बचेगा और ये देखिए कटेगा नहीं, तो ऋण 3 बटे 8। अब चाहे तो हम एलसीएम लेके हर समान कर सकते हैं, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे और 1 का 40 आ जाएगा और ये हो जाएगा देखिए 8 से गुणा हो जाएगा इसमें, तो 8 छक 48 ऋण 48 और इसमें सीधे सीधे 40 का गुणा होगा 6 में, तो हो जाएगा 240, 6 चौक 24 ऋण 3 में गुणा होगा 5 से, तो ये हो जाएगा ऋण 15। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर सबको जोड़ेंगे, तो 240 और 48 ये हो जाएगा 288 और 15 जोड़ेंगे तो 12 300 हो जाएगा और 3 303 303 बटे 40 ऋण 303 बटे 40 यही आपका उत्तर आ जाएगा, सही है। ठीक है, अब ये आपका यही हल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, भाग कीजिए। पहला भाग करना है 7 बटे 11 का 5 बटे 4 से, 7 बटे 11 का भाग करना है 5 बटे 4 से, यानी कि 7 बटे 11 में भाग होगा 5 बटे 4 से। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ऋण 9 बटे 13 का भाग होना है ऋण 5 बटे 8 से। ठीक, इसी तरीके से ये चारों भाग हमको करना है। तो देखिए ऋण 7 बटे 11 है और इसमें भाग करना है 5 बटे 4 से। तो कहीं भी देखिए दो भिन्नों में भाग होता है तो बीच में भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल सकते हैं। कैसे? जिससे भाग हो रहा है बाद वाले भिन्न को अंश और हर को पलट दीजिए, यही आपका भाग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 बटे 55, ये वैल्यू आ जाएगी पहले की। इसी तरीके से अब देखिए दूसरे में ऋण 9 बटे 13 में भाग होना है ऋण 5 बटे 8 का। तो अब बाद वाले को पलट देंगे तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 9 बटे 13 गुणे 8 बटे ऋण 5। अब इसके बाद देखिए ऋण 9 का गुणा हो जाएगा 8 में तो ऋण 72 आ जाएगा, 13 का गुणा होगा ऋण 5 में ऋण 65, ऋण से ऋण कट जाएगा और 72 बटे 65 बच जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा है ऋण 19 बटे 5 में भाग होना है ऋण 95 बटे 3 से। तो देखिए ये भाग हो जाएगा। इसके बाद भाग वाले चिन्ह को आसानी के लिए हम लोग गुणे वाले चिन्ह में बदल ले रहे हैं,
तो ऋण 19/5 गुणे, अब लिख सकते हैं ऋण 95 को हर बना दीजिए और ऋण 3 को अंश बना दीजिए, 3 को अंश बना दीजिए। तो इस तरीके से अब 19 का गुणा 3 में, 5 का गुणा ऋण 95 में। तो देखिए अब हम लोग 19 से 95 को काट सकते हैं 5 बार में। तो देखिए और ऋण से ऋण भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/25, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए चौथा भाग करना है 7/18 में 4/9 से। तो देखिए अब भाग करेंगे 7/18 भागा 4/9, इसको लिख सकते हैं 7/18 गुणे, अब ये अंश हर अंश, तो ऋण 9/4 ये हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो 7 गुणे ऋण 9/18 गुणे 4, 9 से ऊपर नीचे काटेंगे तो एक बार में और ये 2 बार में। अब इसके बाद ऊपर बचा है ऋण 1 और ये 7, तो 7 गुणे ऋण 1 ऋण 7 हो जाएगा और 2 का गुणा 4 में होगा 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, x + 4y का होल क्यूब माइनस x - 4y का होल क्यूब को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x + 4y का होल क्यूब है, फिर बीच में माइनस है और x - 4y यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस है का होल क्यूब को सरल कीजिए। तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ये दोनों देखिए ऐसे ही दिख रहे हैं, x + 4y का होल क्यूब और x - 4y का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b ये होता है, ये आपने पढ़ रखा है। और a - b का होल क्यूब कितना होता है, a³ और जहां जहां b आ रहा है वहां वहां माइनस लगाते जाइए, -b³ और फिर देखिए 3ab में भी b आ रहा है तो -3ab और यहाँ ब्रैकेट में a + b जहां आता है वहां पे a - b हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब यहीं पे अगर हम लोग देखिए x को a मान लें और 4y को b मान लें, तो देखिए ये जो हमको सॉल्व करने को दिया है सरल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह हमको लिखना है a। ठीक, तो ये हो जाएगा a और 4y की जगह हमको लिखना है b, तो a + b का होल क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस a - b का होल क्यूब। ठीक, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b और यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस है तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b और बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है बस हमको, a³ + b³। अब 3ab का गुणा कर लीजिए अगर आप चाहें तो 3a² हो जाएगा और प्लस 3ab² हो जाएगा और यहाँ पे अब माइनस का गुणा करते चलिए, -a³ हो जाएगा प्लस b³ हो जाएगा और प्लस 3ab। अब देखिए ये प्लस 3ab हो जाएगा। ठीक, और ब्रैकेट में a - b। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए a³ - a³ आपस में कट जाएंगे और अब इसके आगे सॉल्व देखिए b³ + b³ ये हो जाएगा 2b³ और फिर यहाँ पे अब आगे सॉल्व करिए 3a² है और प्लस 3ab² है। अब यहाँ पे 3ab का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 3a² और माइनस 3ab², ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -3ab² है और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस 3ab² है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2b³ + 3a² + 3a² कितना हो जाएगा 6a²। अब वैल्यूज रखिए
b की वैल्यू कितनी है 4y, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4y का होल क्यूब प्लस 6a की वैल्यू है x स्क्वायर और इंटू b की वैल्यू 4y। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 4 का क्यूब 64 और y क्यूब प्लस 6 का गुणा 4 में कर लीजिए तो हो जाएगा 24 x स्क्वायर y, और फिर ये गुणा होगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 का गुणा 64 में तो हो जाएगा 128 y क्यूब प्लस 24 x स्क्वायर y। ठीक है, तो यही वैल्यूज आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 128 y क्यूब प्लस 24 x स्क्वायर y, यही वैल्यू आ जाएगा। आप कोई मेथड लगा लीजिए, यही वैल्यू आएगा। यहाँ पे बस मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को और ये इस तरीके से मान लिया है। ठीक है, x को a मान लिया है, 4y को b मान लिया है पहले, और बस ये आपका फॉर्मूला ही था, फॉर्मूले पे बिल्कुल एग्जैक्ट रख दिया है। इन्होंने क्या किया है, पहले x प्लस 4y का होल क्यूब का मान निकाल लिया है इस तरीके से, इतना आ जाएगा, और फिर x माइनस 4y के होल क्यूब का मान निकाल लिया है, और उसके बाद दोनों को घटाया है, उसके बाद दोनों को वैल्यूज रख के घटाया है। ठीक है, तो ऐसे भी करोगे आप तो भी मान आपको मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि छोटी हो जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर 8 और एक्स वाई बराबर 6 हो। अब देखिए x क्यूब प्लस 8y क्यूब यानी कि आपको x क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब का मान आपको निकालना है। आपको दिया है x प्लस 2y का मान 8 और xy का मान 6, तो यहीं पे वही फॉर्मूला आपको लगाना है a प्लस बी के होल क्यूब का, क्योंकि आपको क्यूब वाला मान निकालना है। तो x प्लस 2y का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3x इंटू 2y इंटू एक्स प्लस 2y, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3 का गुणा x में फिर 2y में, तो हो जाएगा 3 का गुणा 2 में 6 और xy 6xy और ब्रैकेट में है x धन 2y। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जिसका मान आपको निकालना है उसको एक तरफ आप रख लीजिए और बाकियों को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8y और प्लस 6xy और ब्रैकेट में x प्लस 2y, इसको उधर भेज देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे था x प्लस 2y का होल क्यूब, तो इसमें से घट जाएगा x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 6y ब्रैकेट में x प्लस 2y हो जाएगा, और फिर x प्लस 2y की वैल्यू हमको पता है 8, तो 8 रख देंगे, 8 का क्यूब माइनस 6xy की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा गुणे 6 और फिर x प्लस 2y की वैल्यू फिर 8 रख देंगे। तो इस तरीके से 8 का क्यूब जो आ जाएगा 512 और माइनस 6 गुणे 6 6 चौक 36 और 36 का गुणा हम कर लेंगे 8 में, तो आ जाएगा 288। अब 512 में से 288 घटा लेंगे तो 300 घट जाएगा, तो 12 यहाँ बचा रहेगा, तो ये 224 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 224। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 79 है, निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करें। ये देखिए 2x प्लस वाई बराबर 8 है और 2x माइनस वाई बराबर 4 है, विलोपन विधि से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दो समीकरण दिए हैं, इन्हीं का हमको विलोपन विधि से निकालना है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई x के पद को या y के पद को हम जोड़ या घटाना करके एलिमिनेट कर देते हैं, और इसके साथ ही साथ हमको दूसरे पद का मान ज्ञात हो जाता है, दूसरे चर का, और फिर उसके बाद जब दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है तो किसी एक समीकरण में मान रख करके हम जो दूसरा चर होता है या पहला चर होता है उसका मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अब देखिए गुणांकों को देखा जाता है, पहले और दूसरे समीकरण में आप x और y के गुणांक को देखिए। यहाँ दोनों में x का गुणांक 2 है
और यहाँ दोनों जगह x y का गुणांक क्या है, एक जगह 1 है और एक जगह ऋण 1 है। तो क्या सिंपली बस हम जोड़ दें, केवल जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हम चाहते हैं y का पद खत्म हो जाएगा और x के पद मिल जाएंगे। तो सीधे सीधे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, ये देखिए 2x जुड़ेगा 4x और धन y और माइनस y जोड़ेंगे तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे और ये 8 और 4 ये 12 हो जाएंगे और x बराबर कितना हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू 3 आप पहले समीकरण में रख दीजिए। पहले समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 धन y बराबर 8 और 6 धन y बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 6 यानी कि 2। y की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 2। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80, समीकरण 5x धन 2 बटे 2x धन 3 बराबर 12/7 को हल करिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको तिर्यक गुणा कर लेना है। देखिए तिर्यक गुणा में क्या होता है, देखिए इधर के जो भिन्न का हर है उधर के बराबर के उधर के अंश में गुणा होगा और बराबर के उधर जो भिन्न है उसके हर का इधर के अंश में गुणा होगा। तो गुणा कर लीजिए। तो देखिए 7 गुणे 5x धन 2 लिखेंगे हम लोग और बराबर लिखेंगे 12 गुणे 2x धन 3, ये लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 × 5 = 35x धन 14 बराबर हो जाएगा 12 का गुणा होगा 2x में, तो ये हो जाएगा 24x और फिर धन 3 में गुणा होगा तो 36। अब इसके बाद 24x को इधर ले आइए तो 35x और धन 24x इधर आएगा माइनस 24x हो जाएगा और उधर है 36 और इधर से धन 14 को उधर भेजेंगे तो ऋण 14 हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करिए तो ये देखिए 35x में से 24x घटेगा, बचेगा 11x। 11x बराबर हो जाएगा 36 में से 14 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 22 बच जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 22/11 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो यही केवल x ही एक यहाँ पे देखिए चर था और हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। तो x की वैल्यू 2 यहाँ से आसानी से आप निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें कि हमने सही सॉल्व किया है या नहीं ये देखने के लिए आप x की वैल्यू यहीं समीकरण में रख लीजिए तो जांच हो जाएगी आपकी x की वैल्यू 2 रखने पे। तो देखिए ये इस प्रकार से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आप जांच कर लीजिए, जो इधर है वही मान उधर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 81, समीकरण x धन 7 बटे 3x धन 16 बराबर 4/7 को हल कीजिए। तो वही यहाँ पे भी करना है, 7 का गुणा इधर ऊपर अंश में हो जाएगा और इसका गुणा उधर अंश में हो जाएगा। देखिए 7 का गुणा x धन 7 में बराबर 4 का गुणा 3x धन 16 में, ये हो जाएगा 7x धन 49 बराबर 12x धन 64। अब देखिए x को एक तरफ करिए, 7x माइनस 12x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 49, तो ऋण 5x बराबर 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 15 बटे ऋण 5, जिसका मान आ जाएगा ऋण 3। x की वैल्यू ऋण 3 आ गई। अब चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, बाएं पक्ष में वैल्यूज रख लीजिए, वैल्यू सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो 4/7 आ जाएगा, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन जो है वह सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 82 है, व्यंजक x² माइनस 3x धन 2 और x धन 4 बटे x धन 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक बीजीय व्यंजक है और एक भिन्न के रूप में बीजीय व्यंजक है, इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हर में बटे 1 कर लीजिए और यहाँ पे अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में। तो देखिए अंश में गुणा होगा तो x² प्लस 3x प्लस 2 और गुणे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया करिए, जब भी गुणा हो या माइनस का चिन्ह हो तो x धन 4 और बटे में 1 का गुणा होगा, x धन 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे गुणा करने से पहले आप देखिए क्या x धन 2 से कोई ऊपर कट रहा है, तो आप चाहें तो इसका जब गुणनखंड करेंगे इसका तो ये आ जाएगा गुणनखंड x धन 2 x धन 1 गुणे x धन 2 और फिर x धन 4 का गुणा है ही तो x धन 2 से कट जाएगा x धन 2, क्योंकि सब गुणे में है।
अगर कहीं धन या ऋण का चिन्ह होता तो नहीं कटता। अब हर जगह गुणा है तो कट जाएगा और फिर बचेगा क्या, x धन 1 और गुणे x धन 4, दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इस तरीके से ये परिणाम का निम्नतम रूप हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम गुणा कर लेते तो काफी ब्रॉड आ जाता, जब निम्नतम रूप बोला है तो जो कॉमन था उसको हमने काट दिया है, ठीक है, अंश और हर में से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, प्रश्न में इन्होंने ऋण लिखा है और सॉल्व करते हुए धन लिखा है, तो धन मान के चलिएगा आप। और अगर ऋण दिया होता तो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2, इसका गुणनखंड अगर करके देखते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं धन 2, और x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, ये गुणनफल आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक। तो ये गुणनफल आएगा और हर में था x धन 2 तो नहीं कटता, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही होना चाहिए, तभी इस तरीके से निम्नतम रूप में आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, ना कि माइनस 3x, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 82 तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिए। अब इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और 100 क्वेश्चन है आपके, 100 क्वेश्चन जो होंगे वह अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अगला क्लास आपका लास्ट क्लास होगा, शेयर करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम से कमेंट करिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए, कोई भी क्लास आपसे छूटे नहीं। और सभी वीडियोस का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, सभी नोट्स के PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पे मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से सभी लाभ को उठाइए। एक अच्छा कम समय में बेहतरीन ढंग से तैयारी हो पाएगी क्योंकि वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और पूरा स्टडी मटेरियल आपका सब कुछ अवेलेबल होता है। राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन और PDF उसका भी आपको अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।